नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल साल 1988 दोपहर के करीब 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। ये एक बड़ा ही सुहाना दिन था। अच्छी खासी धूप निकली थी और ज्यादातर लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए थे। हवाई को अगर आप नहीं जानते तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन के बीच, जो अमेरिका का हिस्सा है। बड़े ही सुंदर आइलैंड्स हैं और इनकी राजधानी है होनोलुलु। ये फ्लाइट एक्चुअली में हीलो से होनोलुलु जा रही थी। हीलो सदर्न मोस्ट आइलैंड है हवाई का, लेकिन ये डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 35 मिनट की फ्लाइट है। ये एक रूटीन फ्लाइट। ये अलोहा एयरलाइन यहीं की लोकल एयरलाइंस है जो अलग अलग आइलैंड्स को कनेक्ट करने का काम करती है। अब क्योंकि ये डिस्टेंसेस इतने छोटे हैं तो ये वाला स्पेसिफिक प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था सुबह से। 3 अलग अलग राउंड ट्रिप्स पर जा चुका था, लेकिन ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ऐसे प्लेन्स के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। सब कुछ जैसा चलना चाहिए वैसे चल रहा था। पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:25 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। बस एक अनयूजुअल चीज होती है यहाँ पर। जब एक पैसेंजर बोर्ड कर रही थी प्लेन में तो दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसने साइड में देखा कि जो प्लेन की बॉडी थी, अलग अलग शीट्स होती हैं जो रिवेट से अटैच्ड होती हैं, तो एक शीट में थोड़ा सा क्रैक दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने ये चीज किसी को बताई नहीं, ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है, इतनी रेप्यूटेबल एयरलाइन है, ये प्लेन रेगुलरली उड़ता रहता है, इसके रेगुलर इंस्पेक्शंस होते हैं, अगर कोई दिक्कत होती तो ये लोग नोटिस कर लेते, पक्का ये छोटी मोटी कोई गलती होगी। लेकिन ये एक गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लेन की उड़ान भरने के सिर्फ 10-15 मिनट बाद ही एयर होस्टेसेस ट्रॉली लेकर आती हैं और पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करती हैं। सीट बेल्ट साइन अभी तक हटा नहीं था, क्योंकि आमतौर पर यह तभी हटता है जब प्लेन क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, और इस प्लेन के लिए क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 24,000 फीट था। फ्लाइट में 3 एयर होस्टेसेस हैं जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही हैं, और उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट बाद ये फ्लाइट 24,000 फीट के क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंचती है। और जैसे ही ये इस हाइट पर पहुंचती है, एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स को धमाके की बड़ी तेज आवाज सुनाई देती है और अचानक से रैपिड डीकंप्रेशन हो जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लगता है। टोटल केओस और जबरदस्त कंफ्यूजन। आखिर हो क्या रहा है? कुछ पैसेंजर्स अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब है। ऊपर उन्हें खुला आसमान दिख रहा है। हुआ क्या है दोस्तों कि प्लेन के शुरुआती हिस्से का लगभग 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा फटकर अलग हो चुका है। अब आमतौर पर होता क्या है दोस्तों, एरोप्लेन्स के अंदर केबिन्स में हवा को हमेशा प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम नॉर्मली सांस ले पाए। नहीं तो 24,000 फीट की हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है, हवा पतली हो जाती है और हम नॉर्मली सांस नहीं ले सकते उतनी हाइट पर। इसलिए एरोप्लेन्स का अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो हवा को पंप करके रेगुलेट करके रखता है। अगर किसी कारण से ये सिस्टम खराब हो जाए और एरोप्लेन उतने ही ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा हो तो इमरजेंसी के केस में वो ऑक्सीजन मास्क टपकेंगे। आपने सुना होगा ना, वो सेफ्टी ब्रीफिंग्स में हमेशा कहते हैं, इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ केबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप। इन ऑक्सीजन मास्क में टिपिकली 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन होती है, जिस समय में पायलट को प्लेन को नीचे लाना होता है और एक ऐसे ऑल्टीट्यूड पर ले जाना होता है जहां पर नॉर्मली सांस ली जा सके। ये हो गया 10,000 फीट के नीचे। अब हमारी इस कहानी में फ्लाइट 243 में क्या हुआ, ऑक्सीजन मास्क नीचे तो टपके लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से ये ऑक्सीजन मास्क सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर इमीडिएटली सताने लगा। ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बेहोश हो सकते हो और मर भी सकते हो। विद इन सेकेंड्स लोगों को चक्कर आने लगे, कंफ्यूजन होने लगा, और ऐसे केस में 1 से 2 मिनट लगता है सिर्फ बेहोश होने में। मिशेल होंडा एक एयर होस्टेस जो रो 15 के पास थी जब यह धमाका हुआ, इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी एयर होस्टेस सीबी लांसिंग जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी रो 5 के पास, जब छत उड़ी प्लेन की तो वो भी हवा में उड़ गई प्लेन से बाहर। तीसरी उनकी कॉलीग जेन साटो रो 2 के पास थी। वो जमीन पर गिर जाती हैं एक लगेज जब उनके मुंह पर लगता है तो। चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। मिशेल को जब पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक एक पैसेंजर से जाकर पूछने लगी, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है? पैसेंजर्स उनकी ये बातें सुनकर और डर गए
कि यार प्लेन उड़ाने के लिए भी हमसे पूछ रहे हो। पायलट्स का क्या हुआ है यहाँ पर? अगर पायलट्स नहीं है तो हम सारे क्रैश कर जाएंगे। जमीन पर रेंगते हुए वो धीरे धीरे कॉकपिट के नजदीक पहुंचती हैं और वहां उन्हें दिखता है कि उनकी कॉलीग जेन के सर से खून निकलना शुरू हो चुका है। कॉकपिट के अंदर देखने की कोशिश करती हैं वो, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कॉकपिट का व्यू पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। कुछ चंद मिनट यहाँ पर बचे हैं जिसके बाद ये सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन हाइपोक्सिया के खतरे के अलावा ये पैसेंजर्स बहुत तेज हवाएं भी सह रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है और साथ ही साथ जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस का है इस हाइट पर। अगर ऑक्सीजन किसी तरीके से मिल भी गई तो इतनी ठंड में ज्यादा देर तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पैसेंजर्स ने निकरे और टी शर्ट पहनी हुई है। हवाई एक ट्रॉपिकल जगह है जहां पर लोग बीचेस को और जंगलों को देखने जाते हैं। यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती, तो कोई भी पैसेंजर इस टेम्परेचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। मिशेल इकलौती एयर होस्टेस जो होश में बची है वहां पर पायलट्स को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस सारे खतरे के बीच एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट्स एक्चुअली में जिंदा थे। और जिंदा ही नहीं दोस्तों, पायलट्स पैसेंजर से कहीं ज्यादा बेहतर कंडीशन में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क थैंकफुली काम कर रहा था। कमांड संभाले हुए थे 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सथाइमर, एक बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट जो 11 साल से अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। इनके साथ दूसरी तरफ थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस। जब वो धमाका हुआ था दोनों को एक बड़ा झटका लगा था और पीछे मुड़ के जब दोनों ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि प्लेन की छत गायब थी और कॉकपिट डोर भी मिसिंग था। बहुत सारा मलबा चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन दोनों इमीडिएटली काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और हालातों को समझते हुए एक इमरजेंसी डिसेंट करने का निर्णय लेते हैं। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 4100 फीट पर मिनट डिसेंड करते हैं। लेकिन वक्त का यह खेल सिर्फ प्लेन को थोड़ा सा नीचे लाने तक सीमित नहीं था। इनके लिए एक दूसरी और भी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। पता चलता है कि इस हादसे की वजह से जो प्लेन का नोज है, आगे वाला हिस्सा जिसमें बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा नीचे हो गया है करीब 1 मीटर से। सिर्फ प्लेन का जो जमीनी हिस्सा है उसी की मदद से ही कॉकपिट और केबिन एक साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। अगर ज्यादा देर तक ये ऐसे ही उड़ते रहे तो झुकते झुकते ये दोनों हिस्से टूटकर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। मिमी टॉम्किंस होनोलुलु को कांटेक्ट करती हैं और उन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन्हें कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु में उतारने की छोड़ो, माउई में उतार लो, वो ज्यादा पास है। 1:48 वो माउई टावर को कांटेक्ट करके सिचुएशन बताती हैं। इस वक्त करीब 3 मिनट हुए थे जब से प्लेन की छत फटी थी, लेकिन थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट पर आ चुका था। इस हाइट पर ज्यादातर पैसेंजर्स के लिए सांस लेना इतना मुश्किल नहीं था, और क्योंकि ये 3 मिनट के अंदर ही हो गया था, ज्यादातर लोग बेहोशी से बच गए और हाइपोक्सिया का रिस्क कम से कम खत्म हुआ। मिमी टॉम्किंस माउई एयरपोर्ट को कांटेक्ट करके कहती हैं कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज अपनी तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। ढेर सारे फायर फाइटर्स और रेस्क्यू व्हीकल्स रनवे पर आकर तैयार रहते हैं। हर कोई इस प्लेन के लैंड करने का इंतजार कर रहा है। करीब 1 मिनट बाद प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर आ गया था, लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आती है। सामने एक बड़ी सी 10,000 फीट की पहाड़ी, द हालियाकाला समिट। ये पहाड़ी माउई एयरपोर्ट और प्लेन के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी। कैप्टन रॉबर्ट्स प्लेन को धीरे करते हैं, 210 नॉट, 200 नॉट, 170 नॉट और धीरे करते रहते हैं। जितना धीरे हो सके उतना धीरे से उड़ाते हैं। अगर इससे नीचे चले गए तो फ्लाइट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस 170 नॉट की स्पीड को मेंटेन करते हुए वो 2 आइलैंड्स के बीच में से प्लेन को निकालते हैं। पहाड़ी से बचते हुए प्लेन टर्न करता है और एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लेता है। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में जान आती है। उन्हें फाइनली रियलाइज होता है कि हमारे प्लेन में एक पायलट है जो ना सिर्फ जिंदा है, वो प्लेन को ठीक ठाक उड़ा भी पा रहा है। जैसे जैसे रनवे की तरफ प्लेन नीचे आने लगता है, मिमी टॉम्किंस लैंडिंग गियर को नीचे लाती हैं। 3 सेट ऑफ व्हील्स होने चाहिए, 2 पीछे की तरफ, 1 आगे की तरफ। पीछे वाले को मेन गियर कहा जाता है और इंडिकेटर दिखा रहा था कि मेन गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, लेकिन जो नोज गियर है, आगे वाला व्हील है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है। अब टेक्निकली देखा जाए, बिना इस आगे वाले पहिए के, बिना इस नोज गियर के लैंड करना पॉसिबल तो है। इस चीज को बेली लैंडिंग कहा जाता है, इमरजेंसी केसेस में कई बार की जाती है,
लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जहां प्लेन का बीच वाला हिस्सा इतना कमजोर हो चुका है, छत ऑलरेडी मिसिंग है, पायलट्स को यह डर है कि अगर इस तरीके की लैंडिंग अटेम्प्ट करी गई तो पक्का प्लेन क्रैश कर जाएगा और अगर फ्यूल टैंक में कुछ हुआ तो ब्लास्ट भी हो सकता है। This airplane, in the condition it was in, was that he didn't have a nose gear, because when the nose touched down on the runway, it would have broken the airplane apart, therefore breaking probably the fuel tanks apart, which could lead to a very dramatic fire and explosion. लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और करे तो क्या करे? पायलट्स डिसाइड करते हैं कि इसी तरीके से लैंडिंग करी जाएगी। जैसे ही रनवे दिखने लगता है, पैसेंजर्स लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करने लग गए थे, दूसरी तरफ कुछ लोग अपने आसपास के लोगों से गले मिल रहे थे। शायद ये आखिरी बार हो कि वो एक दूसरे को देख पाए। ज्यादातर पैसेंजर्स अभी भी बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे और उसके पीछे कारण भी जायज था। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, वो धीरे धीरे साइड टू साइड ऐसे हिलने लग गया था। पायलट ने रियलाइज किया कि लेफ्ट वाला जो इंजन है वो फेल हो चुका था। मैन्युअली रीस्टार्ट करने की कोशिश करी जाती है इस इंजन को, लेकिन अफसोस कुछ नहीं होता। इस वक्त तक रनवे पर मौजूद सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैनात थी। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंसेज, इवैक्यूएशन टीम्स, हर कोई वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, किस तरीके से डैमेज को कम से कम रखा जा सके। वैसे इंटरनेट पर ब्राउज करते वक्त अगर आपको भी अपना डैमेज कम से कम रखना है तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर NordVPN आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। जब भी आप इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा का इस्तेमाल करके आपको टारगेटेड एड्स दिखाई जाती हैं और आपका एक डिजिटल प्रोफाइल बनाया जाता है। एक बढ़िया तरीका ऑनलाइन ट्रैकिंग को रोकने का और अपनी प्राइवेसी बढ़ाने का है एक VPN का इस्तेमाल करना। NordVPN के जरिए आप अपने IP एड्रेस को स्पूफ कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑनलाइन ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है। इसके अलावा ट्रैवलिंग करते वक्त भी VPN काफी यूजफुल चीज है। अगर किसी देश में कोई कंटेंट ब्लॉक्ड होता है, कोई कंट्री रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करना हुआ, ये भी एक VPN के जरिए बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस लिंक को यूज कीजिए nordvpn.com/dhruv। आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा इनके 2 साल के प्लान पे, प्लस 4 एडिशनल बोनस महीने फ्री। ये एक रिस्क फ्री चीज है क्योंकि NordVPN की 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। तो nordvpn.com/dhruv, ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 1:56 पायलट्स माउई टावर से कहते हैं, वी विल नीड ऑल द इक्विपमेंट यू हैव गॉट। जितनी इक्विपमेंट आपके पास है, हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। इसी बीच रनवे पर खड़ा हुआ एक बंदा प्लेन को बाइनोकुलर से देख रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है एक्चुअली में नोज गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, यानी कि प्लेन को बेली लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायलट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और पायलट्स की जान में जान आती है। और फिर 1:58, ठीक 13 मिनट और 42 सेकंड बाद एक्सप्लोजन के अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 रनवे पर टच डाउन करती है। कैप्टन ब्रेक्स इस्तेमाल करने के अलावा बचे हुए इंजन नंबर 2 का थ्रस्ट रिवर्सर भी इस्तेमाल करते हैं और प्लेन धीरे धीरे शांति से आकर रुक जाता है। रनवे पर मौजूद सभी इमरजेंसी टीम्स राहत महसूस करती हैं। प्लेन से इमरजेंसी एग्जिट के जरिए पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। उस वक्त इसका एक असली वीडियो भी लिया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पैसेंजर्स सेफली स्लाइड के जरिए नीचे उतर रहे हैं। सभी पैसेंजर्स कैप्टन को शाबाशी देते हैं और धन्यवाद करते हैं उनकी जिंदगियां बचाने के लिए। हालांकि ज्यादातर लोग सेफ थे, लेकिन कई पैसेंजर्स को भारी चोट लगी थी। एक 84 साल की फीमेल पैसेंजर जो सीट नंबर 5A पर बैठी थी, वो सबसे ज्यादा इंजर्ड थी, एक स्कल फ्रैक्चर के साथ। 6A पर बैठे हुए पैसेंजर का राइट वाला हाथ टूट गया था। 4A और 4F पर बैठे हुए पैसेंजर्स को सीरियस इंजरीज हुई थी। बेसिकली ज्यादातर पैसेंजर्स जो रोज 4, 5, 6, 7 पर बैठे थे, उन्हें भारी चोट आई थी क्योंकि उसी एरिया की छत फटी थी। और रोज 8 से लेकर रोज 21 पर जो पैसेंजर बैठे थे, उन्हें सिर्फ माइनर इंजरीज हुई थी। इसके अलावा 21 पैसेंजर्स ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल कोई इंजरीज नहीं हुई थी। एयर होस्टेस जेन सैटो अभी भी बेहोश थी और वो एक कंकशन से सफर करती हैं। एयर होस्टेस मिशेल होंडा सही सलामत थी और लैंडिंग के बाद वो एक पैसेंजर काउंट करती हैं चेक करने के लिए कि कितने पैसेंजर्स मिसिंग हैं। और इससे पता चलता है कि बड़ी ही मिराक्युलस बात है कि हर कोई सही सलामत है, जिंदा बच गया है, सिवाय एक के। 58 साल की एयर होस्टेस सीबी लैंसिंग इकलौती मृत्यु इस पूरे हादसे में। बाद में सर्च टीम्स ने बहुत ढूंढने की भी कोशिश करी थी, लेकिन अफसोस इनकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई और ये हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई। लेकिन बाकी बचे हुए 94 लोग अपने भाग्य को धन्यवाद दे रहे थे कि वो जिंदा बच गए। क्या ये सिर्फ लक की बात थी कि वो यहां जिंदा बच पाए? नहीं,
यहाँ एक टेक्निकल इक्विपमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सीट बेल्ट्स की, सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से इतने सारे लोग जिंदा बच पाए। जैसा मैंने शुरू में बताया था, क्योंकि ये फ्लाइट क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड तक नहीं पहुंची थी तो सीट बेल्ट साइन अभी भी ऑन था और लोगों ने अपनी सीट बेल्ट लगा रखी थी। अगर रोज 4, 5, 6, 7, 8 में बैठे हुए लोगों ने अपनी सीट बेल्ट ना लगाई होती तो वो भी हवा में उड़कर प्लेन से सीधा बाहर जाते। इस हादसे के बाद जैसे ही खबर फैलती है, इस प्लेन की फोटोज दुनिया भर के अखबारों में छपती हैं। बिना छत की ये मिरेकल फ्लाइट। इसके बाद अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम भेजता है इस इंसिडेंट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आखिर क्या कारण जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम पता करती है कि ये वाला जो प्लेन था ये 89,680 फ्लाइट साइकिल्स और 35,496 फ्लाइट आवर्स पूरे कर चुका था। इस प्लेन का जो फ्यूजिलाज था, जो मेन बॉडी जिसे कहा जाता है, वो कमजोर हो गई थी फैटीग और कोरोजन की वजह से। जब ये प्लेन हवा में होता था, इस पर लगी हुई मेटल शीट्स एक्सपैंड करती थी प्रेशराइज्ड केबिन की वजह से, और जब ये जमीन पर होता था ये फ्यूजिलाज कॉन्ट्रैक्ट करता था। ये कांस्टेंट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कमजोर हो गया था। ये एक बोइंग 737 प्लेन था जिसका फ्यूजलाज एल्यूमिनियम शीट मेटल पैनल्स का बना होता है, जो कि एक फ्रेम में सर्कमफ्रेंशियली अरेंज्ड होती हैं। हर एक पैनल एक दूसरे को ओवरलैप करता है 3 इंचेस से, और जो ओवरलैपिंग एरिया है उसे लैप जॉइंट कहा जाता है। क्योंकि इन शीट्स की थिकनेस सिर्फ 1 मिलीमीटर की थी, तो बोइंग ने अपना एक बॉन्डिंग प्रोसेस डेवलप किया था जिससे कि ये पूरी स्किन एक स्ट्रेस को अब्सॉर्ब करे एक सिंगल यूनिट की तरह। ये कंपनी एक इपॉक्सी नाम की स्ट्रॉन्ग ग्लू का इस्तेमाल करती थी प्लेन के अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा जोड़ने के लिए। जब ये ग्लू ड्राई हो जाती थी तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होती थी जिससे कि जो स्ट्रेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सभी प्लेट्स में और क्रैक्स ना फॉर्म हो। और ग्लू इकलौता जरिया नहीं था इन शीट्स को साथ में जोड़कर रखने का। ग्लू की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बाद 3 रोज रिवेट्स के लगाए जाते थे। ये हर एक ओवरलैप में लगाए जाते थे। हर एक शीट का हिस्सा जो ओवरलैप करता था वहां इन रिवेट्स को लगाया जाता था, जिससे कि एरोप्लेन का पूरा फ्रेम तैयार हो सके और सिक्योर बना रह सके। बोइंग ने जो पहला बैच बनाया था इन 737 एरोप्लेन्स का, उनमें इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस तरीके में कुछ प्रॉब्लम्स बाद में नोटिस हो रही थी। इन्होंने पाया कि जब मॉइस्चर ज्यादा होता है हवा में तो पानी की वजह से बॉन्ड्स कमजोर पड़ जाती हैं। जो इपॉक्सी ग्लू लगाई गई है वो डिग्रेड होने लग जाती है और मेटल कोरोड होने लग जाता है। ऐसा होने का मतलब जो सारा स्ट्रेस इन शीट्स पर लग रहा है वो ग्लू की जगह इन रिवेट्स पर चला जाता है। इसी प्रॉब्लम की वजह से साल 1972 में बोइंग ने डिसाइड किया कि वो एक नया तरीका इस्तेमाल करेंगे इन शीट्स को साथ में जोड़कर रखने का। हॉट बॉन्डिंग का वो इस्तेमाल करेंगे। इसमें हीट और प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है 2 शीट्स को साथ में जोड़कर रखने के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि ये जो हॉट बॉन्डिंग वाला सिस्टम था ये ऑलरेडी 1972 से इस्तेमाल किया जा रहा था, और अलोहा एयरलाइंस का ये जो फ्लाइट 243 का इंसिडेंट हुआ था ये 16 साल बाद हुआ था इससे। तो ब्लेम यहां इस एयरलाइन पर किया गया कि आखिर ये क्यों इस पुराने एरोप्लेन का अभी भी इस्तेमाल करने लग रहे थे। बोइंग ने तो साल 1972 में ही एक सर्विस बुलेटिन इशू कर दिया था कि ये इशू है हमारे प्लेन्स में, ये दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट 1987 में इस घटना से 1 साल पहले बोइंग ने अलर्ट सर्विस बुलेटिन इशू किया था कि जो पुराने प्लेन्स हैं उनकी सही तरीके से इंस्पेक्शन और रिपेयरेशन करी जाए अगर कोई एयरलाइन अभी भी इस्तेमाल कर रही है तो। इसके अलावा बोइंग ने अपना एक सेफ्टी डिजाइन भी बनाया था कि अगर फ्यूजलाज में कोई टियर होता है तो वो जो टियर है वो 10 बाय 10 इंच के स्क्वायर में ही बना रहे। इन्होंने टियर स्ट्रैप्स लगाए थे हर 25 सेंटीमीटर में बॉडी में प्लेन की। इससे अगर कोई एक पार्ट फटता है प्लेन की बॉडी का तो पूरी प्लेन की बॉडी ना फटे। लेकिन हमारी फ्लाइट 243 के केस में हालत इतनी खराब थी इस प्लेन की कि इसके अंदर ढेर सारे क्रैक्स मौजूद थे। इतने सारे क्रैक्स कि ये टेयर स्ट्रैप्स भी किसी काम के नहीं रहे। एनटीएसबी ने कहा कि जब ये फ्लाइट अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंची, जो प्रेशर था वो अपने पीक पर पहुंच गया, जिसकी वजह से ये सारे अलग अलग क्रैक्स एक साथ जुड़ गए और पूरा का पूरा सेक्शन छत का साथ में फट गया। जो फाइनल रिपोर्ट निकाली एनटीएसबी ने उसमें 3 मेन कारण बताए गए इस हादसे के पीछे। पहला, अलोहा एयरलाइंस की मैनेजमेंट ने मेंटेनेंस प्रोग्राम को प्रॉपर्ली सुपरवाइज नहीं किया और इंस्पेक्शंस और क्वालिटी कंट्रोल्स को सही से असेस नहीं किया। दूसरा, अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाया गया।
कि इनकी एजेंसी ने एयर वर्दीनेस डायरेक्टिव देते समय सभी जॉइंट्स की इंस्पेक्शन की मांग नहीं करी, जबकि बोइंग ने कहा था कि ये करना चाहिए। हालांकि FAA ने ये जरूर कहा था अलोहा एयरलाइंस को कि तुम एक नए टेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करो अपनी प्लेन की बॉडीज में क्रैक्स ढूंढने के लिए, एडी करंट टेक्निक, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मेटल से ले जाया जाता है और छोटे छोटे क्रैक्स ढूंढे जाते हैं जो नॉर्मल इंसानों को आंखों से दिख भी ना सके। अलोहा एयरलाइंस ने कहा कि उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था क्रैक्स ढूंढने के लिए, लेकिन बाद में पाया गया कि ये झूठ बोल रहे थे। इन्होंने कभी अपने प्लेन्स का इंस्पेक्शन ढंग से किया ही नहीं था। तीसरा, जब पुरानी बॉन्डिंग टेक्निक में प्रॉब्लम्स देखी गई तो बोइंग और FAA दोनों ने इन इश्यूज को हल्के में लिया। बोइंग ने अपने 737 प्लेन को डिजाइन किया था कि वो 20 साल तक उड़ सके, जिसमें 51,000 फ्लाइट आवर्स और 75,000 साइकिल्स का टाइम लिमिट रखा गया था। हालांकि अलोहा फ्लाइट 243 के प्लेन ने इससे कम फ्लाइट आवर्स उड़े थे, लेकिन ये प्लेन ऐसा था जो बहुत सारी छोटी छोटी फ्लाइट्स करता था। इसकी वजह से इसका फ्लाइट साइकिल काउंट 90,000 पर था, जबकि बोइंग ने कहा था कि हमारी सर्विस लाइफ 75,000 साइकिल्स की है। ये अपनी 20 साल की लाइफ टाइम के एंड पर भी था, एक और कारण जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। एक अच्छी चीज इस हादसे के बाद यह हुई कि बोइंग के जितने भी पुराने एरोप्लेन्स थे उन सबको दोबारा से इंस्पेक्ट किया गया, और पता है क्या पाया गया? उनमें से कई सारों में एक्चुअली में क्रैक्स मौजूद थे, वैसे ही क्रैक्स जो इस फ्लाइट 243 में मौजूद थे। इससे पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ इस एक इकलौते प्लेन की नहीं थी, बल्कि ढेर सारे प्लेन्स की थी जो इस फ्लीट का हिस्सा थे। दूसरी अच्छी चीज ये होती है कि इस हादसे के बाद से सेफ्टी रेगुलेशंस दुनिया भर में और मजबूत बना दिए जाते हैं ताकि ऐसे हादसे दोबारा कभी ना हो। साल 1991 में फेडरल एविएशन अथॉरिटी अपना एजिंग एयरक्राफ्ट सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च करती है। इसके तहत जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं उनको मैंडेटरी इंस्पेक्शंस और कंट्रोल प्रोग्राम से गुजरना होगा। इसके बाद से एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस में जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है क्रैक्स ढूंढने के लिए, वो टेक्निक्स भी हमेशा के लिए बदल गई। ये एडी करंट का इस्तेमाल करना, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, वो सारे तरीके जो इंसानों की आंखों पर रिलाई नहीं करते, अब उनका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे क्रैक्स को पहले ही ढूंढ निकालने के लिए। नए रूल्स बनाए जाते हैं हाई साइकिल प्लेन्स के लिए, जो फ्लाइट्स अलोहा एयरलाइंस की तरह बहुत छोटी ड्यूरेशन की होती हैं, लेकिन ये प्लेन्स एक दिन में कई सारी फ्लाइट्स करते हैं, 10-20 फ्लाइट्स कर लेते हैं। इनकी इंस्पेक्शन और फ्रीक्वेंटली कराई जाए। अमेरिकन सरकार एक नया कानून भी पास करती है, एविएशन सेफ्टी रिसर्च एक्ट, पुराने एजिंग एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर्स और इश्यूज को और बेहतर समझने के लिए और प्लान करने के लिए। ओवरऑल ये एक हादसा दोस्तों हमेशा के लिए एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बदल डालता है, जिसकी वजह से थैंकफुली इसके बाद से लेकर आज तक कभी भी इस लेवल का हादसा इस तरीके से दोबारा कभी नहीं हुआ है। लेकिन जहां एक तरफ दोस्तों साइंस और टेक की दुनिया में इतनी सारी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, वहां आज भी कुछ लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते वक्त मात खा जाते हैं। इसका सबसे अजीबोगरीब एग्जाम्पल है टाइटन सबमरीन का डिजास्टर जो पिछले साल हुआ था। इसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये सबमरीन जो इस डूबे हुए टाइटैनिक जहाज की एक सैर करने निकली थी, एक बिलियनियर की लापरवाही जो एक खौफनाक हादसे में बदल गई। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।